नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच में रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर आया हूं जो कि आपके 97वीं बीपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। यानी परमाणु का जो संरचना है, परमाणु में क्या क्या होता है, ठीक है, कौन से मूलकण होते हैं, मूलकण किस तरह से अरेंज होते हैं एटम के अंदर में, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। और आप अपने एग्जामिनेशन में यहां से पक्का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी के बुक से आपको हम ये बता रहे हैं, ठीक है। 9th क्लास का जो एनसीईआरटी का बुक है उसका चैप्टर 4 ये है, ठीक है। क्लास 9th का एनसीईआरटी का जो है चैप्टर 4 ये है। तो परमाणु, ठीक है, यानी एटम क्या है, ठीक है। तो हम सब लोग जानते हैं, जो हम सभी लोग किस चीज के बने हुए हैं, परमाणु के बने हुए हैं। आप कोई भी मैटर ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसका जो सबसे छोटा सूक्ष्म कण जो होगा वो एटम है, ठीक है। और एटम के वो बने होते हैं। अभी जब आप देखेंगे एटम के बारे में, ठीक है, तो डाल्टन ने सबसे पहले डाल्टन ने क्या बताया था कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है। यानी एटम को फर्दर हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, उसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, यानी इसका हम लोग इसका नाश भी नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन जब आप देखिएगा, आप जब अपने हेयर को कोम्ब कीजिए और कंघी को जो है पेपर के टुकड़े के पास में लेके जाएंगे तो चिपक जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? यानी जो है एटम जो है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों का खोज हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? हु वाज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बताइए। जे थॉमसन। थॉमसन भी कहते हैं और टॉमसन भी कहते हैं। जे थॉमसन ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया, ठीक है। और उसके बाद जब आप देखेंगे, हालांकि प्रोटॉन का खोज इलेक्ट्रॉन के पहले ही हो गया था, 1886 ईस्वी में हो गया था। तो गोल्डस्टीन, ठीक है, वो काम कर रहे थे केनाल रेस, ठीक है, प्रोटॉन को जो है केनाल रेस पे, केनाल ट्यूब पे काम कर रहे थे। तो केनाल रेस जो है, ठीक है, वहां पे केनाल रेस या पॉजिटिव रेस, इसको ही हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। इस पे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हो गया तो क्वेश्चन ये उठा कि भाई डाल्टन साहब ने तो कहा था कि ये फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है। यानी डाल्टन ने क्या बताए थे? उन्होंने बताया कि जो एटम है उसको हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, और तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज जब हुआ तब ये हुआ, भाई एटम के अंदर तो कुछ है, तो क्या है भाई? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तब अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब खोज हो गया तो प्रश्न ये उठा कि भाई ये एटम के अंदर में, यानी जो परमाणु है उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से रहते हैं, कहां पे रहते हैं, किस तरह से ये, इसका संरचना क्या है, किस तरह से ये अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है क्वेश्चंस उठना स्टार्ट हुआ। तो लोगों ने, जैसे जे टॉमसन या थॉमसन, ठीक है, THOMSON, तो टॉमसन भी बोलते हैं लोग, थॉमसन भी बोलते हैं, ठीक है।
तो जे थॉमसन जो थे, उन्होंने सबसे पहला मॉडल जो है परमाणु की, ठीक है, मॉडल दिया, ठीक है, सबसे पहला मॉडल दिया स्ट्रक्चर बताने के लिए, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पहले से पता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पदार्थों में आवेशित कण, ठीक है, आवेशित कण, आप जब देखिएगा यहां पे, देखिए परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। परमाणु क्या है, उसको तोड़ा जा सकता है और आवेशित कणों से बना होता है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, ठीक है। तो जब आप देखिएगा गोल्ड इलेक्ट्रॉन, जे टॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के संबंध में देख सकते हैं यहां पे अपरमाणु कण, यानी सब ऑर्डिनेट, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल, अपरमाणु कण, इसको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जे टॉमसन के बाद 1886 में देखिएगा गोल्डस्टीन ने, ठीक है, केनाल रे को हम लोग पॉजिटिव रे भी कहते हैं, ठीक है। और इस पे केनाल रे पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। यानी इस तरह से जब आप देखिएगा दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी दो अपरमाणु कण का खोज हो गया। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 और प्रोटॉन पे +1। दूसरी बात है, प्रोटॉन जो है उस पे मास भी होता है और इलेक्ट्रॉन पे भी मास होता है, लेकिन नेग्लिजिबल होता है। और आप जब देखिएगा 18, यहां तो दिया है कितना, 2000 गुना, यानी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का जो होता है, प्रोटॉन का, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना, एक्चुअली 1818 गुना है, ठीक है, 1818 गुना, यानी 2000 गुना अधिक होता है। 1818 भी एग्जाम में दे रहेगा, यानी क्वेश्चन में, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है, यदि 1818 और 2000 दोनों ऑप्शन में रहेगा तो 1818 मार्क करना है, ठीक है, 1818, तो लगभग 2000 गुना, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, आप याद रखिएगा। परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है, तो 1818, ये याद रखना है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं दोनों का आविष्कार हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। उसके बाद जब आप देखिएगा आवेशित कण हो गया, आप देख सकते हैं P+ से दिखाते हैं प्रोटॉन को, E- से इलेक्ट्रॉन को, दोनों पे चार्ज भी देख लिया आपने, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों है, और दोनों जो है ना, प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनेगा, परमाणु को न्यूट्रल बना देगा। यानी जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तब परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जब आप देखिएगा जे टॉमसन, ठीक है, जे टॉमसन ने सबसे पहले यहां पे देखिए आप, डाल्टन ने क्या कहा था, परमाणु अविभाज्य है, ठीक है, लेकिन इस धारणा को जो है गलत साबित कर दिया।
कब? अब यह जानना आवश्यक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो खोज हुआ, वो इसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब खोज हुआ तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। ठीक है, उसके बाद अलग अलग मॉडल दिया गया। हम लोग यहां पे 2-3 मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला मॉडल जो है वह थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन जो है ना, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जो एटम है, जो परमाणु है, एक गोलाकार जो है ना स्फेयर है, जो धन आवेशित होता है, और उसके ऊपर में क्रिश्चियन पुडलिंग कहते हैं उसको। ठीक है, क्रिसमस केक। तो केक, क्रिसमस केक यानी जो केक है वो क्या है? हमारा परमाणु जो है। ठीक है, यानी वो, और वो धनावेशित होता है, प्रोटॉन का बना होता है, और उसके ऊपर जो है जो फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो एम्बेडेड रहता है, धसा हुआ रहता है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यानी उन्होंने क्या बताया, जे थॉमसन ने, कि इस तरह का जो है परमाणु के एक स्फेयर है, पॉजिटिव चार्ज पूरा है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, और इसी में जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्राई फ्रूट्स के तरह है, इस तरह से। यानी जो स्फेयर है, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया? ये क्रिश्चियन केक, याद रखिएगा, क्रिश्चियन केक या तरबूज ले लीजिए, तरबूज, वाटरमेलन। तो वाटरमेलन जो है ना, यानी जो लाल वाला पार्ट जो हम लोग खाते हैं, वो हमारा हो गया परमाणु। ठीक है, और वो किस चीज का बना हुआ है? प्रोटॉन का, पॉजिटिवली चार्ज है। और उसमें जो बीज होता है, जो सीड्स होता है, तरबूज का जो सीड्स होता है, जो उसमें धसा हुआ रहता है, वो इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी इन्होंने जो बताया, थॉमसन ने जो बताया, याद रखिएगा, उन्होंने बोला कि एक स्फेयर है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है धसा हुआ रहता है, ये बताया, और इलेक्ट्रॉन को आराम से आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इन्होंने, थॉमसन ने ये बोला। और थॉमसन ने साथ में ये बोला कि चूंकि परमाणु जो है उदासीन है, तो प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, जितना प्रोटॉन का संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। जब ये बताया तो परमाणु उदासीन था ही, तो ये तो पॉइंट सही था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, जब इस पे काम कर रहे थे, तो इन्होंने जो मॉडल दिया था उस रिजल्ट मैच नहीं हो रहा था। तो इसके वजह से जो है ना, इसके बाद आप देख लीजिए, पहले देखिए यहां पे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। किस चीज का? धन आवेशित गोले का। धन, परमाणु किस चीज का बना होता है? धन आवेशित गोले का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। अब ये दोनों बराबर हो गया, यानी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो जितना ऋण आवेश हुआ उतना ही धन आवेश हो गया, और इस वजह से क्या होता है? परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है, यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। ठीक है, और जब आप देखेंगे इनका मॉडल कैसा दिखता था, तो देख लीजिए, ये जे थॉमसन है, ये जो है परमाणु मॉडल था। यानी ये जो धनात्मक गोला है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, धनात्मक गोला, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसा हुआ है, देख रहे हैं? तो ये उन्होंने बोला। तो याद रखना है, या तो तरबूज के रूप में इसको कह सकते हैं, तरबूज में, तरबूज का लाल पार्ट जो है वो क्या हो गया? धनावेशित गोला, यानी परमाणु, और उसमें इलेक्ट्रॉन धसा हुआ है। या फिर क्रिश्चियन केक की तरह है, क्रिश्चियन केक और वाटरमेलन, इससे कंपेयर किया गया था। ठीक है, अब जब इसके बाद जो है रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने परमाणु संरचना देने का
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और इसको ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, परमाणु यानी रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, और ये याद रखना, रदरफोर्ड इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर कौन है, तो रदरफोर्ड है। ठीक है, याद रखना है। और रदरफोर्ड खास करके एटम पे तो बहुत, इस पे तो काम किए ही, साथ में रेडियो एक्टिविटी पे भी बहुत काम किए थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड जो है ना, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कोशिश करूं परमाणु का जो है मॉडल देने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, यानी सोने का गोल्ड फॉयल यानी सोना जो है ना, सोने का पन्नी बहुत एकदम सोने का इसलिए लिया एकदम पतला, ये चाह रहे थे एकदम पतला पन्नी हो, पतला फॉयल हो। ठीक है, और उसके ऊपर जो इन्होंने बम्बार्ड किया किसको, अल्फा पार्टिकल्स को। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है, तो याद रखना है वो हीलियम जो है ना, हीलियम न्यूक्लियस उसके तरह होता है। उस चार ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर में, और 4 उसका जो है मास होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, देखो अल्फा बीटा गामा 3 तरह का रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा को इन्होंने लिया था, वो इसलिए लिया था क्योंकि थोड़ा ये भारी होता है अल्फा। ठीक है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का इनको देखना था भाई किस तरह से वो अरेंज रहता है, तो इसलिए इन्होंने लिया था। तो ये भी इच्छुक थे इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं ये जानने के लिए। ये भी जो है ना इच्छुक थे इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं ये जानने के लिए। उन्होंने एक प्रयोग किया, इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। ठीक है, स्कैटरिंग प्रकीर्णन होगा। ठीक है, फैल जाएगा। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे, बहुत पतली परत। तो सोने की पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, यानी बहुत पतली थी। सोचिए 1000, सिर्फ 1000 परमाणु। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। क्या होते हैं, द्विआवेशित, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और 4 इस पे मास होता है। मास कितना होता है, 4 होता है। अतः ये धन आवेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। ठीक है, अभी देखिए इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक ये जो है ना अब रदरफोर्ड ने जो है यहां से अल्फा कण भेजना शुरू किए। अल्फा, ये अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, ऐसे भेजना शुरू किए। तो इन्होंने क्या देखा ना कि ज्यादातर जो है, बहुत ज्यादातर जो अल्फा कण है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो सीधे पास हो जा रहा है, सीधे चला जा रहा है। देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है यानी खाली हुआ तब नहीं जाएगा। कुछ अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने देखा कि हल्का विक्षेपित हो रहा है, हल्का सा डिविएट हो रहा है, देखिए थोड़ा सा। और बहुत कम पार्टिकल जो है वो वापस हो रहा था। इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स को इस पे गिराया तो देखे कि बहुत सारा जो सोने की पन्नी पे जो फॉयल पे जब गिराया तो इन्होंने देखा बहुत सारा जो है अल्फा पार्टिकल्स बिना डिविएट हुए, बिना विक्षेपित होते हुए जो है ना वो सीधा चला जा रहा है। ठीक है, कोई विक्षेपण नहीं हो रहा है, कोई उसमें जो है डिविएशन नहीं हो रहा है। और
उसके बाद उन्होंने देखा कुछ जो है थोड़ा सा से जो है डिविएट होता है स्मॉल एंगल से, देखिए, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल था जो टकरा के वापस आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि सेंटर में जब टकरा रहा है यहां से, तो सेंटर में जरूर कुछ ना कुछ सॉलिड चीज है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल था, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करते इसलिए वापस चला गया। दूसरी बात है कि यानी जो एटम है, एटम जो है वो लार्जली क्या है, खाली स्पेस है, एम्प्टी है, तब ना पास हो जा रहा था। मान ली इधर भी पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव होता, तो डिविएशन होता। लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं कहां पे, सेंटर में, कहीं पे सेंटर पे जो है ना पूरा एक्यूमुलेटेड है, वहीं पे रह रहा है, एकदम सेंटर में है इसमें। और बाकी जो आप देख रहे हैं स्पेस कितना देख रहे हैं, खाली जगह बहुत सारा है। यानी परमाणु जो है लार्जली क्या होता है, खाली स्पेस है, और सेंटर में कुछ छोटा सा, बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो जो रदरफोर्ड जो थे, इन्होंने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, इससे इन्होंने यही एस्टैब्लिश किया। देखिए यहां पे देख रहे हैं आप, ये अल्फा कण भेजे, आप देखिए यहां पे ज्यादातर क्या हो रहा है, सीधे निकल जा रहा है, कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ एकदम सीधे वापस आ गया, बहुत कम, ये रेयर है, डिफ्लेक्शन है बहुत, देखिए यहां डिफ्लेक्शन है, लेकिन ज्यादातर एकदम स्ट्रेट चला जा रहा है, सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन। ठीक है, लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया, इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। तेज गति से चल रहा अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गया। ठीक है, सीधे निकल गया। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, बहुत छोटा कोण से, स्मॉल एंगल से। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया, कुछ ठीक है वापस आया। तो इससे इन्होंने जो है ना बड़ा जो है इससे जो रदरफोर्ड ने जो परिणाम निकाले वो क्या था, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, यानी जो परमाणु है उसका अधिकतर भाग क्या है, खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। अल्फा पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। यदि पूरे में फैला होता पॉजिटिव चार्ज तो क्या होता, बहुत ज्यादा विक्षेपण होता, लेकिन बहुत कम हो रहा है, यानी इससे यह पता हुआ कि जो धन आवेशित कण है वो बहुत कम एरिया में है। ठीक है, बहुत कम भाग में है। ठीक है, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। ठीक है, यानी इससे जो है ये क्लियर हो गया कि जो न्यूक्लियस है परमाणु से बहुत छोटा है। कितना छोटा होता है न्यूक्लियस परमाणु से, तो 10⁵ गुना छोटी है, ये याद रखना है। यानी परमाणु का जो त्रिज्या है वो नाभिक के त्रिज्या से ज्यादा होता है, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है, यह भी याद रखना है आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, यह भी एग्जाम के लिए याद रखना है, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है, यह याद रखना है। तो जब आप देखिएगा कि अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। कौन सा मॉडल, नाभिकीय मॉडल, यह याद रखना है। कौन सा मॉडल, नाभिकीय मॉडल। नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिससे
जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। ठीक है, पहला, परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है। क्या होता है? देखिए, इन्होंने क्या दिया? परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ठीक है, यानी पहला जो है इन्होंने जो प्रस्तुत किया उसमें पहला था परमाणु का केंद्र यानी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनावेशित होता है। न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। ये याद रखना है, न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। परमाणु का, ठीक है, हो गया। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन है, सेंटर में क्या हो गया? न्यूक्लियस, उसमें जो है बहुत सारा सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, और जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है गोल गोल। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। कितना कम होता है? 10⁵ तो इस तरह से इन्होंने अपना मॉडल दिया। अब इसमें कुछ कमी थी। कमी क्या थी ना, उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, अराउंड। अब जो है एक कोई भी जो है ना पार्टिकल, यानी कोई भी जब मूवमेंट करता है, जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, तो वैसे केस में वो एक्सेलरेट करता है और फिर आप देखिएगा ना कि वो धीरे धीरे एनर्जी जो है ना वो क्या करता है? रिलीज करते रहता है। तो एनर्जी रिलीज करते जाएगा तो न्यूक्लियस के नजदीक नजदीक आता जाएगा इलेक्ट्रॉन, और फाइनली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। न्यूक्लियस क्या पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या निगेटिवली चार्ज है, तो गिर जाएगा। तो यदि सच में ये केस होता तो ना हम लोग अभी इस तरह से होते हैं, ना कोई भी मैटर होता ही नहीं, क्योंकि वो तो नष्ट हो जाता है। और ये कहा गया इनडिस्ट्रक्टेबल है। ठीक है, जो एटम है वो स्थायी है। ठीक है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? यानी इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है इनके मॉडल में। कौन सी गड़बड़ी था? इन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो है ना सही ढंग से नहीं बता पाया कि ठीक है एनर्जी जो है वो धीरे धीरे रिलीज करेगा और फाइनली गिर जाएगा। यानी एटम जो है इस तरह से अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन एटम तो स्टेबल होता है। तो इनके बाद नील बोर, ठीक है, एक दूसरा जो है नील बोर ने जो है देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। नाभिक यानी न्यूक्लियस। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है? स्थायी होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है ना इस कमी को दूर करने के लिए बोर का परमाणुक मॉडल आया और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सिंपल बोला, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता और सब कुछ रदरफोर्ड का वैसे उन्होंने छोड़ दिया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। रदरफोर्ड ने यह नहीं बताया था कि जो है ना वेल डिफाइंड ऑर्बिट में, यानी ऊर्जा कक्षा में या ऊर्जा स्तर जो है ऑर्बिट और शेल में, वेल डिफाइंड ऑर्बिट या शेल में घूमता है, ऐसा उन्होंने नहीं बताया था। यानी रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना अपना एक परिभाषित ऑर्बिट में सिर्फ घूमता है, ऐसा उन्होंने डिफाइंड ऑर्बिट में घूमता नहीं बताया। ठीक है, नील बोर ने यही किया। बोर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, लेकिन कहां घूमता है? फिक्स्ड सेल में।
फिक्स्ड ऑर्बिट में, कक्षा में, ठीक है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन का अपना एक कक्षा होगा, वो उसी एनर्जी लेवल में, उस कक्षा का अपना एनर्जी लेवल होगा, एनर्जी लेवल, और ठीक है शेल जिसको कहते हैं हम लोग, और उसी में वो घूमता रहेगा। जब अपने ही शेल में, अपने ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो किसी भी तरह का एनर्जी वो रिलीज नहीं करेगा, ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा। किसने बताया? नील बोर ने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जब देखिएगा, यहां पे देख लीजिए, ये एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है। एटम के सेंटर में क्या देख रहे हैं? न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इसी में घूमता है, इसमें घूमता है, इसमें घूमता है, ठीक है, इसमें। तो आप देख रहे हैं ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, ये यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसी में घूमता रहेगा। जब इसी में घूमता रहेगा तो इसका एनर्जी लेवल डिफाइंड है, ठीक है। तो इसमें जब वो घूमेगा तो किसी भी तरह का एनर्जी वो रिलीज नहीं करेगा। उसी तरह से जब ये ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट हो गया, यानी वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग दिखाते हैं, ये सबसे अंदर वाले को K से दिखाते हैं, इसको L से दिखाते हैं, M से दिखाते हैं, N से दिखाते हैं। यानी ये 1 नंबर का ऑर्बिट हो गया, 2 नंबर का ऑर्बिट हो गया ये, ठीक है, 3 और ये 4 हो गया, इस तरह से K L M N, इस तरह से ये। तो नील बोर ने जो है, जो परेशानी थी रदरफोर्ड के साथ में, उसको इन्होंने दूर किया, और इन्होंने क्या किया, एकदम बताया कि जो है ना फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, और घूमने से कोई एनर्जी का लॉस वहां पे नहीं होता है, और इस तरह से जो है एटम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो रदरफोर्ड में जो कमी था मॉडल में, वो कमी को इन्होंने दूर किया। रदरफोर्ड के, अब देखिए, ये नील्स बोर है, इन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित, देखिए, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया? स्टेबल हो गया हमारा एटम, ठीक है। अब मान लिया कोई, जब आप देखिएगा ना न्यूक्लियस के तरफ से, ठीक है, मान लिया ये हमारा न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो एनर्जी लेवल सबसे कम न्यूक्लियस के पास में होगा, उसका इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा, यानी इस तरह से इंक्रीज करता है एनर्जी लेवल। यानी बाहर वाले में ज्यादा एनर्जी होगा, कम अंदर वाले में कम एनर्जी होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। यानी जो अंदर वाला होगा उसका सबसे कम एनर्जी होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर मान लिया और कोई है तो उसका होगा। तो इसमें यानी इलेक्ट्रॉन यदि इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन मान लिया इसमें जंप करेगा तो क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी गेन करना पड़ेगा, तभी वो इसमें जा पाएगा। मान लिया कोई यहां वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहेगा, अंदर वाले में जाना चाहेगा, तो इसका कम एनर्जी लेवल है, इसका ज्यादा है, तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा। यानी जब जंप करेगा तभी एनर्जी का रिलीज करेगा या गेन करेगा। अपने ही कक्षा में घूमेगा तो किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और इस तरह से जो एटम है वो हमारा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, जिन्होंने नील बोर ने बताया था। अब जो है न्यूट्रॉन, जब आप देखिएगा न्यूट्रॉन, उसके बाद क्या हुआ ना, जब लोग जो है हाइड्रोजन से कंपेयर करने लगे एटम को, तो क्या देखा गया ना कि मान लिया हीलियम ले लीजिए, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है, तो इसका मास जो है ना हाइड्रोजन से सिर्फ 2 गुना होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? 4 गुना मिल रहा था। तो आखिर कुछ तो और है उसमें, ठीक है। लोगों ने जब देखा
कि जो है कंपेयर करने पे ज्यादा मास मिल रहा था एटम का, तो कुछ और है, तो क्या है, तो उसको चैडविक ने उसका खोज किया और नाम उसका न्यूट्रॉन दिया गया। न्यूट्रॉन इसलिए दिया गया क्योंकि न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का विद्युत आवेश नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको जो है हम लोग न्यूट्रल कहते हैं या उदासीन कहते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल एन से दिखाते हैं। और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर में होता है, ये याद रखना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहां पे होता है, नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के न्यूक्लियस में होता है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर जो है एटम का मास नंबर बनाते हैं। ठीक है, मास नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और चूंकि दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं इसलिए इनको और हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हमारा है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के बारे में जे चैडविक ने 1932 में जे चैडविक ने खोज किया था, ये भी याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन होता है कि जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं और बोर ने बताया क्या कि बहुत सारे डिफाइंड ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, तो जब जैसे मान लिया ये न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा ऑर्बिट्स हो गया मान लिया। ठीक है, ये हमारा ऑर्बिट्स हो गया, ये 1 2 3 के एल एम मान लिया, ये 3 हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से इसमें सजा हुआ रहता है, यानी जो एटम है इसमें किस तरह से वितरित होता है, यानी इसमें कितना, पहला जो ऑर्बिट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तीसरे में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये बताने के लिए। तो इसका देखिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2n², ये याद रखना है, 2n²। ठीक है, ये बताता है नंबर ऑफ, अब जैसे मान लिया k है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, तो नंबर n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब जैसे k है 1 है नंबर, तो 2 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 2 × 1 स्क्वायर टू 2। अब मान लिया k 1 था, l में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे l में, तो इसमें देख लीजिए l कितना है, इसका ऑर्बिट संख्या 2 है, तो 2n² यानी 2 दूनी 4, 2 × 4 इज इक्वल टू 8, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम एक तो हो ही सकता है, 2 मैक्सिमम, 2 से ज्यादा इसमें नहीं आएगा। इसमें मैक्सिमम कितना आएगा, 8 आएगा, 8 से ज्यादा इसमें नहीं आ सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में जब आप देखिएगा तो 2, तो 3 × 9 यानी 18, यानी थर्ड में इसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, तो 18। ठीक है, उसी तरह से जब आप जाइएगा n में तो 4 हो जाएगा, तो 4 × 16, 16 दूनी 32, 32 होगा। यानी यदि आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट्स दिया हुआ है, पूछे कितना इलेक्ट्रॉन्स उसमें आएगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना है 2n², बस आप बता दीजिएगा। तो इस तरह से जो है आप देखिएगा वितरित होता है। यहां पे देखिए वही बताया हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या है, n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है, कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर, इसको हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल, या शेल या ऑर्बिट, ऑर्बिट शेल। ठीक है, एनर्जी लेवल, कक्षा। ठीक है, ये सब हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो बोर बरी के नियम से जो है ना, परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी, ये याद रखना है, बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका। ठीक है,
ये सब कुछ देखिए, कुछ एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिर्फ एक ही इसमें ऑर्बिट होगा, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम, इसके बाद हीलियम आता है, ठीक है, हीलियम। इसके बाद हीलियम आता है। हीलियम, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, तो 2, तो ये दोनों इसमें आ गया तो क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो इसलिए ये जो है हमारा इनर्ट गैस है। लिथियम के पास में जब आप देखिएगा तो लिथियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 पहला ऑर्बिट में रहेगा, ये भर गया, उसके बाद एक इसमें आया। इसी तरह से आप देखिएगा बेरिलियम, बोरॉन सभी का, यहां पे आप देखिए आर्गन, आर्गन का 18 होता है, ठीक है, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहला में 2, तीसरा में 8 और इसमें भी 8 है, इसमें 18 तक, चूंकि 18 ही है इसलिए, नहीं तो इसमें 18 तक जा सकता था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किस तरह से जो है ये परमाणु संरचना हो गया, कहां तक, 18 तत्वों तक के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, चूंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग संयोजकता यानी वैलेंसी के बारे में देखेंगे, वैलेंसी देखेंगे, उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसो न्यूट्रॉन्स, ठीक है, आइसो, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो सब पढ़ने के बाद हम लोग समस्थानिक, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर, ये सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी आज बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।